चलिए सीरीज नंबर 11 चलते हैं। ठीक है, 296 क्वेश्चन, सीरीज नंबर 11। लानिनो और एल नीनो तक ले हमने बता दिया था, मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट था, उसे आप पढ़ना चाहिए तो पढ़िए आप। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 296, उत्तल लेंस की महत्वपूर्ण बातें। उत्तल लेंस देख रहे हैं, ये ऐसे रहता है उत्तल लेंस, ऐसे। ठीक है, किनारों पर जो होता है देख रहे हैं, और बीच में जो होता है वो भरा हुआ दिखाई देता है। ठीक है, इसे उत्तल लेंस कहते हैं। चलिए, यह लेंस प्रकाश की सीधी किरण को जो होता है अभिसरित करता है। प्रकाश को जो होता है सीधी किरण को अभिसरित करता है। यह लेंस बीच में मोटा होता है और किनारों पर पतला होता है। ठीक है, बीच में क्या होता है, मोटा होता है और किनारों पर पतला होता है। यहाँ बना है, नहीं बनना है तो देख लीजिए, ऐसे होता है। ठीक है, ये लेंस कहाँ प्रयोग किया जाता है? हाइपरमेट्रोपिया, जिसे आप कह सकते हैं दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, हाइपरमेट्रोपिया या दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। अनुप्रयोग की बात करें, वाहनों को पीछे देखने वाले दर्पण, मानव आंखों में लेंस, प्रोजेक्टर, कैमरा, फोकस, सूर्य प्रकाश, साधारण दूरबीन, प्रोजेक्टर, माइक्रोस्कोप अर्थात आवर्धिक दर्शी आदि में जो होता है इसका अनुप्रयोग किया जाता है। ठीक है, आदि में इसका अनुप्रयोग किया जाता है। उत्तल लेंस जो होता है वस्तु की स्थिति के आधार पर वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब बनाता है। नोट कर लीजिए, पीसीएस में पूछा गया वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब बना सकता है कौन? उत्तल लेंस से। उत्तल लेंस अभिसारी लेंस होता है। ठीक है, क्या होता है? अभिसारी लेंस होता है। नोट करिए, उत्तल लेंस अभिसारी लेंस होता है। ठीक है, उत्तल और अवतल जो होता है पीसीएस में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 297, अवतल लेंस के महत्वपूर्ण तथ्य की बात करते हैं। ठीक है, अवतल लेंस देखेंगे, जो अवतल लेंस होता है वो बीच में दबा हुआ दिखता है। ठीक है, ऐसे बना होता है। ठीक है, बीच में दबा हुआ होता है। अवतल लेंस एक प्रकार का लेंस होता है, ठीक है, जिसका कम से कम एक एक किनारा अंदर की ओर हो और वक्रित होता है। एक किनारा क्या होता है? अंदर की ओर क्या होता है? वक्रित होता है। ठीक है, अवतल लेंस दर्शक के लिए एक छोटा प्रतिबिंब बनाता है। दर्शकों के लिए एक छोटा दर्शक के लिए एक छोटा सा प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, अवतल लेंस जो होता है किनारों की तुलना में बीच में पतला होता है, यहाँ बना हुआ है। ठीक है, बीच में जो होता है पतला होता है। मायोपिया या निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम चश्मे में अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, मायोपिया या निकट दृष्टि दूर करने के लिए हम चश्मे में जो होता है अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे, अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। इसका अनुप्रयोग की बात करें तो हम दांत के चिकित्सक मिरर के लिए, जो दांत को जो होता है चिकित्सक देखने के लिए, दृष्टि सुधारने के लिए, कैमरा या मोबाइल में देख रहे हैं फ्लैश लाइट के लिए, लेजर उपकरण के लिए, दूरदर्शी के लिए, पीपी होल के लिए आदि के लिए हम इसका अनुप्रयोग करते हैं। अवतल लेंस छोटा, सीधा और आभासी प्रतिबिंब बनाता है, वास्तविक नहीं। अवतल लेंस क्या करता है? आभासी प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, अवतल लेंस से अपसारी लेंस होता है, वो क्या होता है? अभिसारी। उत्तल क्या होता है? अभिसारी। और ये क्या होता है? अपसारी लेंस होता है। ठीक है, इसको अपसारी लेंस कहेंगे। आगे देखेंगे नेक्स्ट, रासायनिक यौगिक और उनके उपनाम। क्वेश्चन नंबर 298, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। रासायनिक यौगिक जो था उपनाम, ठीक है, बार बार पूछा जाता है, हर साल एक तो पूछा जाता है। नाइट्रस ऑक्साइड को हम लॉफिंग गैस कहते हैं, N2O होता है। ठीक है, क्लोरोपिक्रीन को जो होता है, हम क्लोरोपिक्रीन जो होती है आंसू गैस होता है, C10H5CClN2। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम हाइड्रोलिथ कहते हैं। ठीक है, CH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम हाइड्रोलिथ कहते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे, डाइक्लोरोफ्लोरोमीथेन। ठीक है, डाइक्लोरो जो होता है, फ्लोरो जो होता है मीथेन, इसको हम कहते हैं फ्रियान। क्या कहते हैं? फ्रियान। कैल्शियम सल्फाइड हाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट को हम जिप्सम कहते हैं, CSO4 × 22H2O। ठीक है, कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट को हम जिप्सम कहा जाता है। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम क्या कहते हैं? बुझा हुआ चूना। बुझा हुआ चूना को जो होता है CaOH2। ठीक है, बुझा हुआ
चूना कहा जाता है। ठीक है, आगे देखेंगे फिनोल, फिनोल को हम जो होता है कार्बोनिक अम्ल कहते हैं, कार्बोलिक अम्ल कहते हैं, C6H6O कार्बोलिक अम्ल कहते हैं। कार्बोक्सिल क्लोराइड को हम क्या कहते हैं, फॉस्फिन, क्या कहते हैं, फॉस्फिन कहते हैं, CaCl2। ठीक है, कार्बोलिक्स जो होता है कार्बोक्सिल क्लोराइड को। ठीक है, मार्स को जो मीथेन को जो होता है मार्स गैस कहते हैं, क्या कहते हैं, मार्स गैस कहते हैं, CH4। सोडियम क्लोराइड को जो होता है हम क्या कहते हैं, टेबल सॉल्ट कहा जाता है, क्या कहा जाता है, टेबल सॉल्ट, NaCl। ठीक है, सोडियम क्लोराइड को क्या कहा जाता है, टेबल सॉल्ट कहा जाता है, NaCl कहलाते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे विभिन्न रोग और उनके कारक, क्वेश्चन नंबर 299। विभिन्न रोग और उनके कारक, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया किस कौन कौन रोग होता है, गले में खराश, तपेदिक, हैजा, टाइफाइड, मूत्रमार्ग में संक्रमण, ई कोली और काली खांसी, कुष्ठ रोग, निमोनिया, डिप्थीरिया, ये किसके कारण है, बैक्टीरिया के कारण होते हैं। ये सब क्या है, बैक्टीरिया के कारण, नोट कर लीजिए, बैक्टीरिया के कारण होते हैं। ठीक है, ये मिलान करने के लिए आता है। ठीक है, वायरस के कारण क्या करने के लिए आते हैं, खसरा, चिकन पॉक्स, पोलियो, सामान्य जुखाम, एड्स, कंठमाला, रेबीज, कोविड-19, इन्फ्लुएंजा, ये सब क्या है, वायरस के कारण होते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे कवक के कारण क्या होते हैं, कवक के दाद, एथलीट फूड, फंगस अर्थात फंगल नाखून, संक्रमण, वजाइनल, ठीक है, और छाले, एस्प्रोगिलोसिस, ये सभी क्या होते हैं, कवक के कारण होते हैं। क्या कहते हैं, कवक के कारण होते हैं। आगे चलेंगे परजीवी प्रोटोजोआ, परजीवी प्रोटोजोआ, मलेरिया, ठीक है, मलेरिया, गियार्डिस, गियासिस, ठीक है, हुकवर्म, पिनवर्म, स्लीपिंग सिंकेस, अमीबियासिस, लिस्मेनिया, ये सभी के सभी क्या होते हैं, किसके कारण होते हैं, परजीवी के कारण होते हैं। पेचिस वगैरह सारे रोग होते हैं इसमें। ठीक है, फीता कृमि उर्मी। आगे देखेंगे इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा के कारण क्या होते हैं, माइकोवायरस अर्थात आरएनए वायरस के कारण होता है। नोट करिए, इन्फ्लुएंजा जो होता है माइकोवायरस या कह सकते हैं आरएनए वायरस के कारण होता है। सामान्य जोखाम, ये कई प्रकार के वायरस प्राय जो होता है राइनो वायरस, ठीक है, रेंटी राइनो वायरस होते हैं के कारण होता है। चेचक, चेचक क्यों कारण होता है, बेरियोला वायरस की डीएनए के कारण होता है। ठीक है, राइनो वायरस क्या है, आरएनए के कारण होता है, आरएनए है, और चेचक जो होता है बेरियोला वायरस क्या है, डीएनए वायरस के कारण होता है। ठीक है, आगे देखेंगे चिकन पॉक्स, चिकन पॉक्स जो होता है बैरिसेला जोस्टर के कारण होता है, बैरिसेला जोस्टर के कारण होता है। एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम, एड्स देखे हैं, जो इम्यूनो ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस के कारण जो होता है। ठीक है, एड्स देख रहे हैं, ये फुल फॉर्म पूछता है, एक एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम, वायरस का नाम होता है ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। ठीक है, नोट करिए, नोट करिए जर्मन खसरा, जर्मन खसरा रूबेला वायरस के कारण होता है, किसके कारण होता है, रूबेला वायरस के कारण होता है। ठीक है, खसरा जो होता है पैरामाइक्सो वायरस, पैरामाइक्सो वायरस आरएनए के कारण होता है। ठीक है, आरएनए के कारण, याद रखना जो डीएनए बता रहे हैं, डीएनए आरएनए बहुत बार बार पूछा करते हैं, ये वायरस आरएनए होता है डीएनए होता है। ठीक है, अगली बार यही आरएनए डीएनए पूछे तो लड़के कंफ्यूज हो गए थे बहुत। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 300, 300, मृदा अपरदन की प्रक्रिया, मृदा अपरदन की प्रक्रिया। पहला देखेंगे असफाल अपरदन, नाम सुनेंगे, असफाल अपरदन, ये वर्षा के बूंदों के कारण अपरदन होता है। ठीक है, वर्षा के बूंदों के द्वारा अपरदन को हम क्या कहते हैं, असफाल अपरदन कहते हैं। ठीक है, परत अपरदन, परत अपरदन किसे कहा जाता है, सीट इरोजन, अर्थात जब मिट्टी के जल के साथ बहने लगे, जब मिट्टी जल के साथ बहने लगे तब उसे क्या कहते हैं, परत अपरदन। ठीक है, आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, रील अपर्दन अर्थात रील अपर्दन, जब मिट्टी में छोटी या कम गहरी नलियां बन जाती हैं। ठीक है, जब मिट्टी में जो होता है छोटी एवं कम जो होता है गहरी नलियां बन जाती हैं तब उसे हम रील अपर्दन कहते हैं। ठीक है, और नलिका अपर्दन, और नलिका अपर्दन, जब रील अपर्दन की नलियां बड़ी और विस्तृत हो जाती हैं, जैसे चंबल घाटी में बने खोह खड्डे, ठीक है, जैसे चंबल घाटी में बने खोह गड्ढे, ठीक है, अवनलिका अपर्दन कहलाती है। जब रील अपर्दन की नलियां बड़ी एवं विस्तृत हो जाती है तो चंबल घाटी में बने खोह खड्डे जो होते हैं क्या करते हैं, अवनलिका अपर्दन कहलाते हैं। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन,
धारा चैनल अपरदन, धारा चैनल अपरदन अर्थात स्ट्रीम चैनल इरोजन, अर्थात धारा चैनल अपरदन। जब जल एक मोटी और बड़ी धारा के रूप में प्रवाहित होती है, जब जल जो होता है एक मोटी और बड़ी धारा के रूप में प्रवाहित होने लगती है, तो उसे हम कहते हैं धारा चैनल अपरदन। ठीक, क्या कहते हैं? धारा चैनल अपरदन कहते हैं। नोट कर लीजिएगा, ये जितने अपरदन पढ़ाएं एक क्वेश्चन आता है। ठीक है, आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 301। क्षेत्रफल के आधार पर विश्व के महाद्वीप क्रम। ये तो आप पता है, क्षेत्रफल के आधार पर विश्व के महाद्वीप क्रमों की का बात करते हैं। ठीक है, चलिए पूरी क्वेश्चन को जो होता है नोट करेंगे आप। ठीक है, पहला जो का सबसे बड़ा महाद्वीप तो आपको पता है, बताने की जरूरत नहीं, एशिया है। उसके बाद अफ्रीका है, फिर उत्तरी अमेरिका है, फिर दक्षिणी अमेरिका है, फिर जो होता है अंटार्कटिका है, इसके बाद यूरोप है, इसके बाद ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, सबसे बड़ा एशिया महाद्वीप, फिर अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, फिर आपका अंटार्कटिका, फिर इसके बाद जो होता है यूरोप है, इसके बाद ऑस्ट्रेलिया है। ये एशिया के सभी लोग जो होते हैं महाद्वीपों का क्रम है। ठीक है, आगे देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 302 देखेंगे। जनसंख्या के आधार पर विश्व के महाद्वीपों का क्रम। जनसंख्या के आधार पर जो होता है विश्व के महाद्वीपों का क्रम चलेंगे। जनसंख्या में सबसे ज़्यादा जो होता है एशिया, फिर अफ्रीका है, फिर यूरोप है, फिर उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, फिर इसके बाद अंटार्कटिका। ठीक है, एशिया, अफ्रीका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका, ये जो होते हैं किसके क्रम पे हो गए? जनसंख्या पर। ठीक है, जनसंख्या के आधार पर। ठीक है, जनसंख्या के आधार पर आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 330 उपराष्ट्रपति से संबंधित आर्टिकल की बात करते हैं। उपराष्ट्रपति से संबंधित आर्टिकल की बात करें, अनुच्छेद 63 भारत का एक राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 63 के तहत भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 64 के तहत उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। उपराष्ट्रपति क्या होता है? राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ठीक है, आगे देखेंगे अनुच्छेद 65 राष्ट्रपति के पद में जो होता है आकस्मिक रिक्त के दौरान या उसकी अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने और उनके कृत्यों का निर्वहन करता है। आर्टिकल 65 में। ठीक है, राष्ट्रपति जो होता है अगर आकस्मिक रिक्त हो जाए पद, ठीक है, किसी कारण से रिक्त हो जाता है, तो उसकी अनुपस्थिति में जो होता है राष्ट्रपति जो होता है उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य और उसके कृत्यों का जो होता है निर्वहन करने का अधिकार है। ठीक है, आगे देखेंगे अनुच्छेद 66 देखेंगे, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। ठीक है, अनुच्छेद 67 में देखेंगे उपराष्ट्रपति की पदावध होती है। उपराष्ट्रपति के पदावध होती है। ठीक है, आगे देखेंगे अनुच्छेद 68 के तहत उपराष्ट्रपति पद में रिक्ति को जो था भरने के लिए निर्वाचन का समय अर्थात निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्त को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावध होती है। ठीक है, निर्वाचित व्यक्ति की पदावध होती है। आगे देखेंगे अनुच्छेद 69 उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ और प्रतिज्ञान। ठीक है, अनुच्छेद 69 उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। ठीक है, आगे देखेंगे अनुच्छेद 70 अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति की कृतियों का निर्वहन। ठीक है, अन्य आकस्मिकताओं में जो होता है राष्ट्रपति की कृतियों का निर्वहन होता है। अनुच्छेद 71 राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित सशक्त विषय। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित जो होता है संसक्त विषय, ये क्या होता है? आर्टिकल 71 में। मान लीजिए उपराष्ट्रपति रिक्त हो गए थे, ठीक है, लेकिन अनुच्छेद 300 क्वेश्चन नंबर 304 में देखेंगे उपराष्ट्रपति के पद की रिक्तता की बात करें। 5 वर्ष के बाद पद के समाप्त हो जाएगा। ठीक है, राष्ट्रपति को त्यागपत्र दे सकता है। बर्खास्त के होता है उसकी मृत्यु होने पर, उसकी मृत्यु होती है तब, यदि वह पद ग्रहण करने के अयोग्य हो अथवा उसका निर्वाचन अवैध घोषित कर दिया जाए। तो यहाँ पर जो होता है उपराष्ट्रपति की पद क्या हो सकती है? इतनी तरह से रिक्त हो सकती है। ठीक है, इतनी तरह से रिक्त हो सकती है। आगे देखेंगे अनुच्छेद 305, अनुच्छेद नहीं बल्कि प्रश्न 305। ठीक है, ये जो होता है उपराष्ट्रपति से संबंधित तथ्य की बात करते हैं।
उपराष्ट्रपति से संबंधित तथ्य की बात करते हैं। पहला, यह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, अतः इसे मतदान करने का अधिकार नहीं है, किंतु सभापति के रूप में निर्णायक मत दे सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। यह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, ठीक है, इसे मतदान करने का अधिकार नहीं है, किंतु सभापति के रूप में निर्णायक मत दे सकता है, ठीक है, सभापति के रूप में निर्णायक मत दे सकता है। कौन व्यक्ति है? वह राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, ठीक है। आगे देखेंगे, राष्ट्रपति के त्यागपत्र, निष्कासन, मृत्यु आदि के स्थिति में कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है, ठीक है, राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने के दौरान उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति नहीं होता है, याद रखना। अगर वह राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तो वह उपराष्ट्रपति जो होता है राज्यसभा का सभापति नहीं रह सकता, ठीक है। इस अवधि में उसके कार्यों का निर्वहन कौन करेगा? उपसभापति द्वारा किया जाता है, ठीक है, उप सभापति के द्वारा किया जाता है, ठीक है। शपथ की बात करें, राष्ट्रपति या इसके कृत्य के लिए नियुक्त किया जाता है, ठीक है। शपथ जो होता है राष्ट्रपति या इसके कृत्य के लिए नियुक्त किया जाता है, नियुक्त व्यक्ति होता है। पदावधि की बात करें, पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष अनुच्छेद 67 में कितने ही बार पुनर्निर्वाचन हो सकता है? कितनी ही बार वो पुनर्निर्वाचन हो गया। चले आगे, चलिए ऑन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 306, उपराष्ट्रपति जो बाद में राष्ट्रपति बने, ठीक है, कौन कौन व्यक्ति है जान लीजिए आप, ठीक है। पहले उपराष्ट्रपति रहे, बाद में राष्ट्रपति बने। सर्वपल्ली राधाकृष्ण, बीबी गिरी, शंकर दयाल शर्मा, जाकिर हुसैन, आर वेंकट रमण, के आर नारायण, ठीक है। उपराष्ट्रपति जो बाद में राष्ट्रपति बने, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, बीबी गिरी, शंकर दयाल शर्मा, जाकिर हुसैन, ठीक है, आर वेंकट रमन, के आर नारायण, ठीक है, ये लोग बाद में राष्ट्रपति बने। आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 307, भूगोलवेत्ता, परिकल्पना और सिद्धांत। भूगोलवेत्ता और परिकल्पना और सिद्धांत। अल्फ्रेड वेगनर, अल्फ्रेड वेगनर महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत लाए थे। अल्फ्रेड वेगनर जो था महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत। पार्कर और मार्गन, पार्कर और मार्गन प्लेट टेक्टोनिक्स का सिद्धांत दिए, प्लेट टेक्टोनिक्स का सिद्धांत दिए थे। प्रेट और एरी भू संतुलन की संकल्पना की थी, ठीक है, भू संतुलन की संकल्पना की थी। आर्थर होम्स संवहन धारा का सिद्धांत दिए थे। आर्थर होम्स क्या? संवहन धारा का सिद्धांत। नोट करिए, ये चारों लोगों को पूछा गया। महाद्वीपीय प्रवाह का सिद्धांत अल्फ्रेड वेगनर, प्लेट टेक्टोनिक्स का सिद्धांत पार्कर और मॉर्गन, ठीक है, भू संतुलन का संकल्पना देने वाले प्रैट और एरी, और आर्थर होम्स जो थे संवहन धारा के सिद्धांत दिए थे। नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, नोट करिए। आगे देखेंगे, 60 से 70 क्वेश्चन यहीं से डायरेक्ट पूछे जाएंगे जितने सीरीज पढ़ाए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 308, देश के अनुसार समय क्षेत्र की सूची। नोट करिए, देश के अनुसार समय क्षेत्रों की सूची की बात करते हैं, ठीक है। चलिए, समय देखिए, फ्रांस में 12 समय जोन है, ठीक है, फ्रांस में जो होता है टाइम जोन कितने हैं? 12 है। रूस में 11 जोन है। संयुक्त राज्य अमेरिका में 9 है, और अंटार्कटिका में 10 है। ऑस्ट्रेलिया में 8 टाइम जोन की बात कर रहे हैं, और डेनमार्क में 5 है। नोट करिए, डेनमार्क में 5, ऑस्ट्रेलिया में 8, अंटार्कटिका में 10, संयुक्त राज्य अमेरिका में 9, रूस में 11, फ्रांस में 12 टाइम जोन है, ठीक है, 12 टाइम जोन है। आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 309, भारतीय मानक समय आईएसटी में जुड़े कुछ खास फैक्ट देखेंगे। यहाँ से क्वेश्चन पीसीएस और समीक्षा में बार बार पूछा जाता है, ठीक है, और ये सब 10-12 सालों का जो होता है ये सारे क्वेश्चन है, और उनके आधार पर 2-4-10 क्वेश्चन नए भी जोड़े गए हैं, ठीक है, और भी जो होता क्वेश्चन विस्तृत किया जाएगा इसका। तो भारतीय मानक समय से जो होता है, मानक समय से जुड़े हुए कुछ फैक्ट की बात करते हैं। चलिए, पहला, भारतीय मानक समय की गणना कहाँ से की जाती है? उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से गुजरने वाले 82.5 डिग्री पूर्व मध्यांश रेखा से होती है। पहले कहाँ होती थी? नैनी से, ठीक है, इलाहाबाद से नैनी से जो होता है वहां से होती थी।
अब ज़्यादा मिर्ज़ापुर देने लगा। विकल्प पहले नैनी, अगर मिर्ज़ापुर नहीं देता, नैनी देता तो नैनी मानना पड़ेगा, लेकिन अब जो था वो ज़्यादा मिर्ज़ापुर ही देता। 82.5 डिग्री पूर्व मध्याह्न रेखा से गुजरती है। अपवाद हो जाएगा, अगर दोनों दे देगा तो दिक्कत होगी। आगे देखेंगे, यह ग्रीनविच मीन टाइम, ग्रीनविच मीन टाइम जो था, ग्रीनविच मीन टाइम अर्थात जीएमटी से 5.5 मिनट आगे है। ठीक है, 5.5 घंटे, 5 घंटा 30 मिनट आगे है। संपूर्ण भारत में केवल एक मानक समय है, याद रखना। हमारे यहाँ एक ही समय मानक, सब जगह देखेंगे रूस में 11 है, फ्रांस में 12 है। ठीक है, तो हमारे यहाँ लेकिन एक ही मानक समय है। ठीक है, आगे देखेंगे, देशांतरों की अर्थात देशांतरों का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है, अर्थात वे ग्रीनविच जो था, ग्रीनविच मीन टाइम के संबंध में स्थानीय समय निर्धारित करते हैं। क्या करते हैं? स्थानीय समय का निर्धारण करते हैं। ठीक है, हर 15 डिग्री देशांतर के अंतर पर 1 घंटे का अंतर आ जाता है। ठीक है, हर 15 डिग्री देशांतर के अंतर पर जो होता है 1 घंटे का अंतर आता है। नोट करेंगे हम, आगे देखेंगे। पहले भारत में मुंबई और कोलकाता अपने स्थानीय समय होते थे। भारत में मुंबई में और कोलकाता में अपना स्थानीय समय होते थे, किंतु देश के आज़ादी के बाद इन्हें क्या कर दिया गया? खत्म कर दिया गया। केवल एक मानक समय निर्धारित कर दिया गया। ठीक है, इन लोगों का अपना टाइम होता था, मुंबई और कोलकाता का अपने टाइम होते थे, लेकिन जो था आज़ादी के बाद ये सब खत्म करके केवल एक समय निर्धारित कर दिया गया है। ठीक है, आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व के देशों में आपसी समझ के तहत मानक यामोत्तर जो था 37.5 डिग्री अर्थात 37 डिग्री 30 मिनट देशांतर के गुणांक पर चुना जाता है। ठीक है, 60 डिग्री 30 मिनट देशांतर के गुणांक पर जो होता है चुना जाता है। नोट करिए। ठीक है, नोट करिए, आगे चलिए। क्वेश्चन नंबर 310, प्रमुख महाकल्प विवरण। प्रमुख महाकल्प विवरण की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 310। चलिए देखेंगे। पहला पेलियोजोइक। पेलियोजोइक समुद्री जीवन, कुछ सरीसृपों का भूमि पर जन्म हुआ था। पेलियोजोइक में जो समुद्री जीवन और कुछ सरीसृपों का भूमि पर क्या हुआ था? जन्म हुआ था। ठीक है, आगे देखेंगे। प्री कैम्ब्रियन अर्थात प्री कैम्ब्रियन महासागरों के बनने के बाद पहले जीवन का निर्माण हुआ। ठीक है, महासागर के बनने के बाद जो था पहले जीवन का निर्माण हुआ। अरावली पर्वत और धारवाड़ क्रम की चट्टाने का निर्माण हुआ। ठीक है, अरावली पर्वत और धारवाड़ क्रम की चट्टानों का क्या हुआ? निर्माण हुआ था। ठीक है, आगे देखेंगे। सेनोजोइक, सेनोजोइक बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्तमान में महाकल्प स्तनधारियों का जो था युग सेनोजोइक महाकल्प के दौरान उत्तरी अमेरिका के रॉकी, दक्षिणी अमेरिका के एंडीज पर्वत बना। ठीक है, सेनोजोइक से क्या हुआ? उत्तरी अमेरिका के रॉकी पर्वत और दक्षिणी अमेरिका का एंडीज पर्वत का बना था। किससे? सेनोजोइक से। ठीक है, आगे देखेंगे। मेजोजोइक अर्थात मेसोजोइक से क्या हुआ? ये मध्यम जीवन और डायनासोर का समय है। ठीक है, ये मध्यम जीवन और डायनासोर का समय है। इस युग में जो था ट्राइसिक, जुरासिक और क्रेटेशियस काल शामिल है। ठीक है, ट्राइसिक, जुरासिक और क्रेटेशियस काल जो होता है इसमें शामिल है। किसमें? मेसोजोइक में। मेसोजोइक में। आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 311, नोट करिए। पृथ्वी की परिक्रमण की 4 मुख्य अवस्थाएं। नोट करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लड़के कंफ्यूज जाते हैं। पृथ्वी के परिक्रमण की 4 मुख्य विशेषताएं। ठीक है, पहला शीतकालीन संक्रमण। ठीक है, 21 से 22 दिसंबर तक। नोट करिए, शीतकालीन संक्रमण जो होता है 21-22 दिसंबर को शुरू हो जाती है। हमारे यहाँ शीतकाल जो होता है 21 से 22 दिसंबर को शुरू हो जाती है। ठीक है, ग्रीष्म ऋतु के भूमध्य रेखा के दक्षिण में और शीत ऋतु जो होता है भूमध्य रेखा के उत्तर में। ठीक है, कहाँ? दक्षिण में ग्रीष्म ऋतु शुरू हो जाती है और उत्तर में जो होता है, जिस दर हम लोग रहते हैं उधर शीत ऋतु जो होता है भूमध्य रेखा का शीत ऋतु जो होता है शुरू हो जाती है। ठीक है, सूर्य दक्षिणायन गोलार्ध पर जो था सीधे और उत्तरायण गोलार्ध पर अप्रत्यक्ष रूप से चमकता हुआ था। सूर्य जो था सीधे किधर? दक्षिणी गोलार्ध में चमकता, तभी तो ग्रीष्म में जाएगा। सूर्य मकर रेखा के दक्षिण अक्षांश पर लंबवत चमकता है, लंबवत होता है। सूर्य मकर रेखा के दक्षिणी अक्षांश पे लंबवत चमकता है। हमने इसको बहुत बेहतरीन चित्र बना करके पढ़ाया था। अब यहाँ हम पढ़ा नहीं सकते हैं, क्योंकि जब तक क्लास नहीं खत्म हो जाता है रिविजन, तब तक जो है कहाँ क्लास चल पाएगा। आगे देखिए, दक्षिणी गोलार्ध में दिन सबसे बड़ा हो जाता है
और रातें जो होती है सबसे छोटी होती है दक्षिणी गोलार्ध में, ठीक है। सूर्य की किरणें जो होता है मकर रेखा पर सीधे पड़ती हैं, ठीक है। 22 दिसंबर को जो सूर्य की किरणें होती हैं वो मकर रेखा पर क्या करती हैं, सीधे पड़ना शुरू करती हैं। तो ये मकर रेखा की बात करती है, ठीक है। आगे देखेंगे बसंत व्यू की बात करते हैं। बसंत व्यू जो होता है हमारे यहाँ 20 से 21 मार्च को बसंत व्यू शुरू हो जाता है। भूमध्य रेखा के दक्षिणायन में पतझड़ हो जाता है। दक्षिणायन में क्या हो जाता है, पतझड़। और भूमध्य रेखा के जो होता है उत्तर में बसंत होता है, ठीक है। दक्षिण में पतझड़ शुरू होता है, ठीक है, दक्षिण में। और भूमध्य रेखा के उत्तर में बसंत शुरू हो जाता है। हम लोग भूमध्य रेखा पे, इंडिया भूमध्य रेखा के उत्तर में है, इसलिए हमारे यहाँ बसंत ऋतु शुरू हो जाता है। और सूर्य दक्षिण और उत्तरी गोलार्ध में सीधे समान रूप से चमकता है। दक्षिणी और उत्तरी गोलार्ध में जो होता है सूर्य उस समय सीधे जो होता है समान रूप से चमकता हुआ दिखाई देगा। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्रीष्मकालीन संक्रांति, ग्रीष्मकालीन 20-21 जून को, ठीक है। भूमध्य रेखा के दक्षिण में सर्दी, भूमध्य रेखा के उत्तर में गर्मी होती है, ठीक है। ग्रीष्मकालीन संक्रांत का मतलब क्या होगा कि भूमध्य रेखा के दक्षिण में सर्दी शुरू हो जाती है, दक्षिण में। और भूमध्य रेखा के उत्तर में गर्मी शुरू हो जाती है ग्रीष्मकालीन 21 जून से, ठीक है। ये सूर्य के उत्तरी गोलार्ध पर सीधे और दक्षिणी गोलार्ध पर अप्रत्यक्ष रूप से चमकता हुआ दिखाई देगा। आप अपने अपने बारे में सोचेंगे ना तो बहुत आसानी से मान लेंगे, ठीक है। उत्तरी ध्रुव पर लगातार 6 महीने का दिन होता है और सूर्य कर्क रेखा के उत्तरी अक्षांश पर लंबवत चमकता है, ठीक है। ध्रुव की बात करें तो उत्तरी ध्रुव पे 6 महीने तक का दिन होता है, याद रखना। और सूर्य कर्क रेखा उत्तरी अक्षांश पर लंबवत होता है, ठीक है, लंबवत होता है। उत्तरी गोलार्ध में जो होता है सबसे बड़ा दिन और रातें सबसे छोटी होती हैं। उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है, दिन सबसे बड़ा हो जाता है, रातें सबसे छोटी हो जाती है। 21 जून को पता है आपको, दिन जो होता है हमारे यहाँ बड़ी होती है, ठीक है। आगे देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे शरद ऋतु विषय। शरद ऋतु विषय 22 सितंबर को जो होता है सर्दी शुरू हो जाती है हमारे यहाँ, सर्दी शुरू हो जाती है। भूमध्य रेखा के दक्षिण में बसंत होती है तो भूमध्य रेखा के उत्तर में पतझड़ हो जाता है, ठीक है। सूर्य दक्षिण और उत्तरी गोलार्ध में समान रूप से चमकते हैं। इस समय क्या होते हैं, सूर्य जो होता है दक्षिण और उत्तरी गोलार्ध में समान रूप से चमकते दिखाई देंगे। विश्व में जो होता है दिन और रात क्या होते हैं, बराबर हो जाते हैं, ठीक है। 22 सितंबर को, 22-23 सितंबर को दिन और रात बराबर हो जाती है विश्व में। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 312, लोकसभा में विभिन्न राज्यों के सदस्यों की संख्या बात करेंगे, ठीक है। नोट करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मिलान करने के लिए आएगा और बार बार आता है, तो इसलिए लोकसभा में सदस्य हरियाणा में 10 है, पंजाब में 13, तेलंगाना में 17, आंध्र प्रदेश में 25 है, गुजरात में 26 है, मध्य प्रदेश 29 है, बिहार में 40 है, ठीक है। छत्तीसगढ़ में 11 है, झारखंड में 14 है और उड़ीसा में 21 है, राजस्थान में 25 है, कर्नाटक में 28 है, तमिलनाडु में जो होता है 39 है और पश्चिमी बंगाल में 42 है, ठीक है। और बच गए महाराष्ट्र में 48 है और उत्तर प्रदेश में क्या है, 80 है। सबसे ज़्यादा सीटें उत्तर प्रदेश में। अब तक सबसे ज़्यादा प्राइम मिनिस्टर देने वाला देश भी राज्य भी कौन है, उत्तर प्रदेश है, ठीक है। वर्तमान में तीसरा कार्यकाल पूर्ण कर रहे हैं मोदी जी, देख रहे हैं वो कहाँ से चुन के गए हैं, उत्तर प्रदेश के वाराणसी से चुन के। वर्तमान में जो प्रधानमंत्री भी हैं वो भी जो होता है उत्तर प्रदेश के हैं, ठीक है, वाराणसी से चुने गए हैं। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रमुख चिकित्सीय उपकरण, ठीक है, 312 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 312, प्रमुख चिकित्सकीय जो होता है चिकित्सीय उपकरण की बात करेंगे। स्टेथोस्कोप, इसका स्टेथोस्कोप हृदय स्पंदन की दर के मापने में प्रयुक्त होता है, ठीक है। हृदय स्पंदन दर को मापने में प्रयुक्त होता है क्या, स्टेथोस्कोप। नोट करिए स्टेथोस्कोप, ठीक है। आगे देखेंगे नेक्स्ट देखेंगे, एक होता है पेसमेकर। पेसमेकर क्या होता है, हृदय की गति के अधिक या कम हो जाने पर इसे समान अवस्था में लाने में हेतु प्रयुक्त किया जाता है क्या, पेसमेकर। हृदय की गति को अधिक या कम हो जाने पर जो है इसे समान अवस्था में लाने हेतु प्रयुक्त होता है कौन, पेसमेकर, ठीक है। आगे देखेंगे स्फेगाइनो अर्थात स्पिगो मैनोमीटर, ठीक है। इसमें क्या होता है, रक्तचाप मापने हेतु प्रयोग होते हैं। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया पीसीएस में, ठीक है, 3 बार पूछा गया था। आगे देखेंगे कंप्यूटर टोमोग्राफी एवं सीटी स्कैन। कंप्यूटर जो होता है कंप्यूटेड टोमोग्राफी एवं सीटी या सीटी स्कैन जो होता है, ठीक है। हड्डियों, मांसपेशियों,
जोड़ों, घुटने, कंधे आदि में। हृदय, पेट और दांतों जैसे आंतरिक अंगों को फैट टिश्यू और ब्लड वेसल्स को देखने के लिए किया जाता है। ब्लड वेसल्स को जो होता है देखने के लिए किया जाता है। ठीक है, कंप्यूटेड टोमोग्राफी या सीटी स्कैन। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी ये बहुत बार क्वेश्चन पूछे, 3 क्वेश्चन पूछेगा, तीनों बहुत बार। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी हृदय संबंधी असमानताओं को पता लगाने के लिए प्रयुक्त होता है। हृदय संबंधी असमानताओं को पता लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी का। ठीक है, आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। इलेक्ट्रोइंसोफेलोग्राफी, इसमें जो होता है इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफी का प्रयोग जो होता है मस्तिष्क की विकृतियों का पता लगाने के लिए प्रयोग होता है। ठीक है, मस्तिष्क के विकृतियों का पता लगाने के लिए प्रयुक्त होता है, नोट करिए इसे। ठीक है, आगे नेक्स्ट देखेंगे ऑटो एनालाइजर। ऑटो एनालाइजर ऑटो एनालाइजर क्या होता है? ग्लूकोज, यूरिया, कोलेस्ट्रॉल आदि की जांच करने के लिए प्रयोग होता है। ठीक है, ऑटो एनालाइजर का प्रयोग जो होता है ग्लूकोज, यूरिया, कोलेस्ट्रॉल आदि की जांच के लिए जो होता है हम प्रयोग करते हैं, नोट करेंगे। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, जिसे आप एमआरआई कहते हैं। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग इमेजिंग जो होता है एमआरआई, ये संपूर्ण शरीर अंगों में असमानता या विकृति के पूर्णतः सही पता लगाने के लिए प्रयुक्त होता है। ठीक है, सही पता लगाने के लिए क्या होता है? प्रयुक्त होता है। ठीक है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 314 देखेंगे। जीव विज्ञान में कोशिका से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तत्व। जीव विज्ञान में जो होता है कोशिका से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तत्व की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 314 देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? राइबोसोम कोशिका के भीतर प्रोटीन संश्लेषण के लिए जिम्मेदार होती है। ठीक है, राइबोसोम राइबोसोम हम प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। राइबोसोम जो होता है कोशिका के जो भीतर होती है वो प्रोटीन संश्लेषण के लिए जिम्मेदार होती है, राइबोसोम। ठीक है, आगे देखेंगे कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है? हरित लवक का नाम सुनेंगे, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट को। ठीक है, वह अंगक है जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधों को भोजन बनाने में मदद करता है। यह वह अंगक होता है जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधों को जो होता है भोजन बनाने में जो होता है अर्थात भोजन बनाने में मदद करता है, उसे हरित लवक कहते हैं, कोशिका का रसोई घर कहते हैं। आगे देखेंगे यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? अर्थात माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा का घर कहा जाता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस कहलाता है। ऊर्जा उत्पादन में एटीपी के लिए उत्तरदायी होता है और इसे हम कोशिका का पावर हाउस कहा जाते हैं। ठीक है, ऊर्जा का घर कहा जाता है या जो होता है कोशिका का घर, ठीक है, पावर हाउस कहा जाता है। आगे देखेंगे एक होता है लाइसोसोम। लाइसोसोम जो होता है इसे हम कोशिका भित्त की आत्मघाती थैली कहा जाता है। क्या कहते हैं? आत्मघाती थैली, लाइसोसोम। ये ऐसे एंजाइम होते हैं जो कोशिकाओं के अनुप्रयोग या हानिकारक घटकों को नष्ट कर देते हैं, इसलिए इसे आत्मघाती थैला भी कहा जाता है। कुछ भोजन वगैरह खाते हैं हम, उसमें कीटाणु या कोई वायरस चला नष्ट करने का कार्य जो होता है लाइसोसोम करता है। जीवाणु और छोटे मोटे चले जाते हैं। ठीक है, केंद्रक की खोज करने वाला व्यक्ति का केंद्रक की खोज करने वाले व्यक्ति कौन है? आपको पता है रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में जो था कोशिका के भीतर केंद्रक अर्थात न्यूक्लियस की खोज की थी। किसने केंद्रक की खोज की थी? रॉबर्ट ब्राउन। नोट करिए 1831 में। ठीक है, कोशिका के भीतर केंद्रक के में न्यूक्लियस की खोज की थी। डीएनए की खोज करने वाला फ्रेडरिक मिशर। नोट करेंगे फ्रेडरिक मिशर ने 1869 में जो था डीएनए अर्थात डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड की जो था खोज की थी। ठीक है, फ्रेडरिक मिशर। आगे देखेंगे नेक्स्ट। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल जेम्स वाटसन और फ्रांसीसी क्रिक ने जो था 1953 में डीएनए की जो था डबल हेलिक्स रचना का मॉडल प्रस्तुत किया था। ठीक है, जेम्स वाटसन और फ्रांसीसी क्रिक ने जो होता है 1953 में जो होता है डीएनए के डबल हेलिक्स रचना का मॉडल प्रस्तुत किया था। नोट करिए जेम्स वाटसन नोट करिए। आगे चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक। क्वेश्चन नंबर 315 देखेंगे प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं की विशेषताएं।
प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं की जो होता है विशेषताएं बात करेंगे, ठीक है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में ट्रू नाभिक नहीं होता है, ठीक है, सत्य नाभिक नहीं होता है। इसका डीएनए न्यूक्लियाइड क्षेत्र में पाया जाता है। इसका डीएनए कहाँ पाया जाता है? न्यूक्लियाइड क्षेत्र में पाया जाता है, जो झिल्ली से घिरा नहीं होता, जो झिल्ली से घिरा नहीं होता, उसे प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कहते हैं, ठीक है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं। ये कोशिकाएं क्या होती हैं? छोटी होती हैं। ये कोशिकाएं छोटी होती हैं, 1 से 10 माइक्रोमीटर होती है, 1 से 10 माइक्रोमीटर होती है, ठीक है। डीएनए गोलाकार होता है, नोट करिए, डीएनए गोलाकार होता है और क्रोमोसोम की तरह जो होता है व्यवस्थित नहीं होती है, ठीक है। डीएनए क्या होता है? गोलाकार होता है और क्रोमोसोम की तरह जो होता है व्यवस्थित नहीं होता है। इसमें झिल्ली बद्ध कोशिकांग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी निकाय और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं मिलते हैं, ठीक है, नहीं पाया जाता है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी निकाय और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसमें नहीं पाए जाते हैं, ठीक है, नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। राइबोसोम जो होता है 70 एस होते हैं, ठीक है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं पढ़ा रहे हैं, जो प्रोटीन संश्लेषण में मदद करते हैं। इनकी कोशिकाएं झिल्ली सेमी पारगम होती हैं, जो कोशिका के भीतर और बाहर पदार्थों का विनियमन करती हैं, ठीक है, विनियमन करती हैं। अधिकतर जो होता है प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में कोशिका भित्त होती है, ठीक है, कोशिका भित्त होती है। और बैक्टीरिया में ये पेप्टोग्लाइकन, नोट करिए, जो था पेप्टिडोग्लाइकन से बनी होती है। बैक्टीरिया में किससे बनी होती है? पेप्टोग्लाइकन से बनी होती है। गति के अंग में इनमें जो होता है फ्लैजिला होता है, ठीक है, गति के अंग के लिए इसमें क्या होता है? फ्लैजिला होते हैं। ये बाइनरी फिशन द्वारा विभाजित होती है। किसके द्वारा? बाइनरी फिशन के द्वारा विभाजित होती है। उदाहरण के लिए बता दें, प्रमुख बैक्टीरिया और आर्किया, ठीक है, एग्जाम्पल जैसे प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है? बैक्टीरिया और आर्किया में, ठीक है, बैक्टीरिया और आर्किया में पाई जाती है। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो प्रोकैरियोटिक है, अब यूकैरियोटिक की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 316, यूकैरियोटिक कोशिकाओं की विशेषताओं की चर्चा करें। यूकैरियोटिक कोशिकाओं की विशेषताओं की चर्चा करेंगे, ठीक है। इसमें जो होता है ट्रू न्यूक्लियस होता है। इसमें क्या होता है? ट्रू, उसमें नहीं होता था ट्रू, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से घिरा होता है। इसमें डीएनए क्रोमोसोम के रूप में संगठित होते हैं। डीएनए किसमें? क्रोमोसोम के रूप में जो होता है संगठित होते हैं यूकैरियोटिक कोशिकाओं में, ठीक है। आगे देखेंगे, ये कोशिकाएं आकार में बड़ी होती हैं, ठीक है, कोशिकाएं आकार में बड़ी होती है, 10 से 100 माइक्रोमीटर होती है, 10 से 100 माइक्रोमीटर होती है, ठीक है। झिल्लीबद्ध कोशिकांग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी निकाय, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम आदि पाए जाते हैं। झिल्लीबद्ध कोशिकांग होते हैं। झिल्लीबद्ध कोशिकांग कहाँ होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी निकाय, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम में आदि में ये पाए जाते हैं, ठीक है। बड़े अर्थात बड़े 80 राइबोसोम होते हैं। इसमें क्या? 80s राइबोसोम होते हैं, जो प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होते हैं। किसमें? प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होते हैं। विभाजन माइटोसिस मियासिस द्वारा होता है, ठीक है, मियासिस अर्थात माइटोसिस और मियासिस के द्वारा होता है। और देखेंगे, पौधे और कवक जो होता है यूकैरियोटिक कोशिकाओं में कोशिका भित्त होती है, ठीक है। पौधे और कवक की जो होता है यूकैरियोटिक कोशिकाओं में जो होता है कोशिका भित्त होती है। पौधे में जो होता है सेलुलोज से बनी होती है। पौधे जो होते हैं, ये पौधे किससे बने होते हैं? सेलुलोज से बने होते हैं। जबकि कवकों में ये काइटिन से बने होते हैं। कवक किससे बने होते हैं? काइटिन से बने होते हैं। और पौधे सेलुलोज से बने होते हैं। जानवरों की कोशिकाओं में कोशिका भित्त नहीं होती है, ठीक है। जो जानवर होते हैं उनकी कोशिकाओं में जो होता है कोशिका भित्त नहीं होती है, ठीक है। आगे देखेंगे नेक्स्ट, रफ और रमूद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, रफ और जो होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाए जाते हैं, ठीक है, जो प्रोटीन और लिपिड संश्लेषण में सहायक होते हैं। कहाँ? प्रोटीन और लिपिड संश्लेषण में क्या होते हैं? सहायक होते हैं। उदाहरण जैसे पौधों, जानवरों, कवकों, प्रोटिस्ट कोशिकाओं में पाए जाते हैं, ठीक है, यहाँ पर पाए जाते हैं। पौधों, जानवर और कवक में पाए जाते हैं, नोट कर लीजिए। यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं लगातार 2 साल पूछा गया है, इसलिए इसको पढ़ाना बहुत जरूरी है, ठीक है। समीक्षा में पूछा जाएगा, कथन तर्क में, तो कुछ भी नहीं छोड़ना है, ठीक है। चैनल पे नए हैं तो भाई लाइक कर दीजिए, पहली बटन सब्सक्राइब का सब्सक्राइब करिए, हमारे लिंक को शेयर करते रहिए। लिंक को अगर शेयर करेंगे तभी हमसे लोग जुड़ेंगे, और हमसे आप कुछ लोग तो क्वेश्चन पूछते नहीं हैं, ठीक है। तो जो लोग नए जुड़ेंगे कम से कम वो क्वेश्चन तो पूछेंगे। तो आप जो होता है
कम से कम लिंक तो शेयर कर ही सकते हैं। कितना समय लगेगा, 1 मिनट अपने ग्रुप वगैरह में शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिंक को शेयर करिए जिससे और भी लोग जुड़े और जिससे डिस्कशन ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। ठीक है, आगे चलेंगे। आज जो होता है सी सेट का भी क्वेश्चन बच्चे मांग रहे थे, सी सेट का, तो सी सेट का भी जो होता है हम क्वेश्चन आज कुछ डालेंगे। ठीक है, वीडियो पड़ेगा। आगे चलेंगे। 317 प्रश्न नंबर 317, कोशिका से संबंधित महत्वपूर्ण तत्व। कोशिकाओं से संबंधित महत्वपूर्ण तत्व, चलिए आगे देखेंगे। पहला कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत की बात करें, स्लाइडन और स्वान, नोट करिए, स्लाइडन और स्वान ने 1838-39 में कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ठीक है, कौन, स्लाइडन और स्वान ने 1838 और 39 में जो होता है कोशिका के सिद्धांत को प्रतिपादन किया था, जिसमें कहा गया कि सभी जीव कोशिकाओं के बने होते हैं। सभी जीव किसके बने थे, कोशिकाओं से बने होते हैं, और यह जीवन की मूल इकाई होती, और यह जीवन की मूल इकाई होती कोशिका सिद्धांत में। आगे देखेंगे। कोशिका झिल्ली की बात करें, कोशिका झिल्ली अर्थात सेल मेम्ब्रेन, ये कोशिका की बाहरी परत होती है। ठीक है, जो अर्धपारगम होती है, कोशिका की बाहरी परत होती है और अर्धपारगम होती है। ठीक है, ये कोशिकाओं में प्रवेश करने वाले, बाहर जाने वाले पदार्थों को नियंत्रित करती हैं। ठीक है, ये कोशिकाओं में प्रवेश करने वाले और बाहर जाने वाले पदार्थों को क्या करती हैं, नियंत्रित करती हैं कोशिका झिल्ली। ठीक है, आगे देखेंगे। कोशिका द्रव्य की बात करें, कोशिका द्रव्य की बात करें, ये कोशिकाओं को जेली जैसी पदार्थ होता है। ठीक है, कोशिकाओं में का जेली जैसी पदार्थ होता है जिसमें विभिन्न कोशिकाओं के अंग, ठीक है, ऑर्गेनेलिस पाए जाते हैं। ठीक है, ये कोशिकाओं का जेली जैसा पदार्थ होता है। ठीक है, जिसमें विभिन्न कोशिकाओं के अंग अर्थात ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं कोशिका द्रव्य में। नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, एक होता है गाल्जी निकाय, जानते हैं ना गाल्जी निकाय, इसे हम ट्रैफिक पुलिस भी कहा जाता है, ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल। कोशिका का जो होता है पुलिस कहा जाता है अर्थात ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है गाल्जी, गाल्जी बॉडी जो होता है ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल कहा जाता है। ठीक है, ये क्या करता है, कोशिकाओं में पदार्थों का संश्लेषण करता है, भंडारण करता है और परिवहन करने का कार्य करता है। ये क्या करता है, कोशिका में जो होता है पदार्थों का संश्लेषण करेगा, भंडारण करेगा और परिवहन करने का कार्य भी करता है। कौन, गाल्जी निकाय जो होता है। ठीक है, गाल्जी निकाय। आगे देखेंगे। अगला होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, नोट करिए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये कोशिका में प्रोटीन और लिपिड्स का संश्लेषण करता है। नोट करिए, ये कोशिका में किसका, प्रोटीन और लिपिड्स का क्या करता है, संश्लेषण करता है। इसमें इसे दो प्रकार में विभाजित किया गया। ठीक है, इसे दो प्रकारों में विभाजित किया गया। पहला खुरदुरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, खुरदुरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा चिकना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नोट करिए, ये दो प्रकार में विभाजित किया गया है। पहला है खुरदुरा, जिसे रफ कहते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और दूसरा चिकना स्मूथ जो होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दो भागों में विभाजित किया गया है। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 318, महत्वपूर्ण सीओपी समिट और ठीक है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जिसे कहा जाता है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। देखिए, पहला है कॉप 26 ग्लासगो में स्विट्जरलैंड में हुआ, कॉप 27 मिस्र में, कॉप 28 यूएई में, कॉप 29 अजरबैजान में, कॉप 30 ब्राजील में, मिलान करने के लिए आएगा, और कॉप 33 जो होता होगा कहाँ, भारत में 2028 में। नोट करिए, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी। ठीक है, कॉप 26 ग्लासगो में स्विट्जरलैंड में हुआ, कॉप 27 मिस्र में, कॉप 28 यूएई में, कॉप 29 जो था अजरबैजान, कॉप 30 ब्राजील में, और कॉप 33 कहाँ होगा, भारत में अर्थात 2028 में। भारत में 2028 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 319, भारत के 18 जैवमंडल रिजर्व क्षेत्र, भारत के 18 जैवमंडल रिजर्व क्षेत्र कौन कौन मिला है, कब कब, ये भी थोड़ा सा याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। 1986 में नीलगिरी बायोस्फीयर बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर है, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक। नीलगिरी बायोस्फीयर कहाँ कहाँ, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक। नोट करिएगा। 1988 में नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व जो था कहाँ, उत्तराखंड में। ठीक है, उत्तराखंड में। 1988 में ही जो था नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व मेघालय में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। ठीक है, इसको गलती मत करिएगा। 1989 में मन्नार की खाड़ी बायो रिजर्व जो होता है, बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर, मन्नार की खाड़ी, तमिलनाडु में। 1989 में जो था सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है, पश्चिमी बंगाल में। नोट कर लीजिए, पूरा मिलान करने के लिए आएगा, या तो सन देगा या तो रिजर्व और स्थान देगा, ध्यान लेना।
1989 में ही जो था मानस बायो रिजर्व जो था बायोस्फीयर रिजर्व असम में। 1989 में ही होता ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। ठीक है, ये नवासी नवासी करने के लिए आएगा 1989 नवासी, ये चार हैं। ठीक है, चारों सब नवासी में मिले एक साथ है, मन्नार की खाड़ी, सुंदरबन, मानस, ठीक है, और ग्रेट निकोबार। ठीक है, ये चारों एक साथ हुए थे। ठीक है, आगे देखेंगे 1994 में अर्थात सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व उड़ीसा में है। ठीक है, सिमलीपाल। 1997 में डिब्रू सखोया जो होता है बायोस्फीयर रिजर्व जो होता है असम में, नोट करिए। 1998 में होता है दिहांग दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व जो होता है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, दिहांग दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर, अरुणाचल प्रदेश में, 1998 में, 98 में। ठीक है, 1999 में देखेंगे पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व जो होता है, पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है, मध्य प्रदेश, नोट करिए मध्य प्रदेश। ठीक है, पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ, मध्य प्रदेश। ठीक है, आगे देखेंगे 2000 में देखेंगे, सन 2000 में कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ, सिक्किम। ठीक है, सिक्किम। 2000 में देखेंगे कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ, सिक्किम। ठीक है, 2001 में देखेंगे अगस्त मलाई बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ, केरल, तमिलनाडु। केरल और तमिलनाडु, नोट करिएगा। ठीक है, 2021 में अगस्त मलाई बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ, केरल और तमिलनाडु, देख लेना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये गलती नहीं करिएगा, पूरा जो होता लिख लीजिएगा। आगे देखेंगे दो चार और हैं, उसको भी खत्म करिए। अर्थात 2005 में देखेंगे अचानक कमार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, नोट करिए। अचानक कमार और अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। 2008 के देखेंगे कच्छ का रण बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है, सबसे बड़ा क्षेत्र कच्छ का रण कहाँ, गुजरात में, नोट करिए। 2009 में देखेंगे कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व, कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ, हिमाचल प्रदेश में, 2009 में, 2009 में मिला। ठीक है, 2010 की में क्या उसको मिला, सेचलम हिल्स बायोस्फीयर रिजर्व, सेचलम जो होता है हिल्स बायोस्फीयर रिजर्व जो होता है आंध्र प्रदेश में, कहाँ, आंध्र प्रदेश में। 2011 में देखेंगे पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है, मध्य प्रदेश में, पन्ना, एशियाई बाघ, शेर बाघ जो था। ठीक है, पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ, मध्य प्रदेश में, नोट कर लें। ये जो होता है नोट कर लीजिएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा, पीसीएस में क्वेश्चन एक आएगा। ठीक है, 100% आएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 320, भारत के महत्वपूर्ण नेशनल पार्क। क्वेश्चन नंबर 320, भारत के महत्वपूर्ण नेशनल पार्क कहाँ है। ठीक है, ये मिलान करने के लिए आएगा नेशनल पार्क। ठीक है, बांधवगढ़ नेशनल पार्क कहाँ है, शहडोल में, मध्य प्रदेश, बांधवगढ़ कहाँ है, शहडोल में, मध्य प्रदेश में। शिवपुरी नेशनल पार्क कहाँ, शिवपुरी में, मध्य प्रदेश में। भगवान महावीर उद्यान कहाँ पर है, गोवा में, भगवान महावीर उद्यान कहाँ, गोवा में है। इंदिरा गांधी अभ्यारण्य कहाँ है, तमिलनाडु में। वेदांत वेदांतगल पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है, तमिलनाडु में, वेदांतगल पक्षी अभ्यारण्य क्या है, तमिलनाडु में। ठीक है, तमिलनाडु में। रोहेला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, जम्मू कश्मीर। ठीक है, किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, उत्तराखंड में, नोट करिए, उत्तराखंड में कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, उत्तराखंड में। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, मध्य प्रदेश में। ठीक है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में। मानस नेशनल पार्क कहाँ है, असम में, मानस कहाँ है, असम में, नोट करिए। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम में, और गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में। ठीक है, गुजरात में, गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में। और देखेंगे मृगनयनी नेशनल पार्क कहाँ है, तेलंगाना में। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख में, कई बार पूछा गया क्वेश्चन। नंदा देवी उत्तराखंड में। नमेरी राष्ट्रीय उद्यान असम में। केबुल लामजाओ जो होता है मणिपुर में, अगली बार 2023 में ही पूछा गया था, केबुल लामजाओ। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा में। कूनो राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में, ठीक है, समीक्षा अधिकारी में। और पीसीएस में जो होता है 2023 में पूछा गया था, 2023 में पूछा गया था, कूनो राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में, करंट में चला था बहुत। ठीक है, और किसका, कूनो के बाद जो होता है पेंच राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, मध्य प्रदेश में, पेंच राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश, नोट करिए, पेंच राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश। ठीक है, नोट हो गया। तो इतने जो होते हैं राष्ट्रीय उद्यान को आप याद रखिएगा। बांधवगढ़ नेशनल पार्क शहडोल मध्य प्रदेश, शिवपुरी नेशनल पार्क शिवपुरी मध्य प्रदेश, भगवान महावीर जो होता उद्यान गोवा में है, इंदिरा गांधी अभ्यारण्य तमिलनाडु में है, वेदांत पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु में है, रोहला राष्ट्रीय उद्यान जो होता है हिमाचल प्रदेश में है, किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में है,
कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है, मानस नेशनल पार्क असम में है, कंचनजंगा जंगा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम में है, गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है, एशियाई शेर के लिए जाना जाता है, मृगवानी नेशनल पार्क तेलंगाना में है, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख में है, नंदा देवी उत्तराखंड में है, नमेरी राष्ट्रीय उद्यान असम में है, केबुल लामजाओ एनपी मणिपुर में है, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा में है, कोनो राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है, पेंच राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। नोट हो गया, इतना हो गया। चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है क्या, अर्थात जनगणना। क्वेश्चन नंबर 321, जनगणना 2011 उत्तर प्रदेश की साक्षरता की बात करेंगे। पहले उत्तर प्रदेश की साक्षरता की बात करेंगे। ठीक है, उत्तर प्रदेश में कुल साक्षरता 67.72% है। उत्तर प्रदेश में पुरुष साक्षरता कितने हैं, तो 77.3%। ठीक है, पुरुष साक्षरता है। और महिला साक्षरता अगर बात करता है तो 57.2%, 57.2% जो होता महिला है, और 77.3% जो होता पुरुष साक्षरता है। ठीक है, अगर हम करें 2001 और 2011 के दौरान औसत साक्षरता वृद्धि कितनी हुई, तो 11.36% हुई है। 2001 से 2011 के दौरान औसत साक्षरता वृद्धि दर अर्थात 11.36% हुई। पुरुष और महिला साक्षरता के बीच अंतर देखा जाए तो 20.10% के अंतर आता है, 20.10% अंतर। सर्वाधिक साक्षरता वाले जिले कौन है, तो गौतम बुद्ध नगर है, कानपुर नगर है और औरैया। नोट करिए, सर्वाधिक साक्षरता वाले जिले गौतम बुद्ध नगर, कानपुर और औरैया। ठीक है, और देखेंगे न्यूनतम साक्षरता वाले जिलों की बात करें पुरुष साक्षरता के समान क्रम में श्रावस्ती, बहराइच और बलरामपुर न्यूनतम साक्षरता वाले, पहले श्रावस्ती, बहराइच और बलरामपुर में। ठीक है, अगर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 322 में उत्तर प्रदेश की में जनसंख्या घनत्व की बात करें, जनसंख्या घनत्व उत्तर प्रदेश की जनसंख्या घनत्व की बात करें 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में बसा हुआ है। ठीक है, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या घनत्व 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर बसा हुआ। ठीक है, 2001 से 2011 के दौरान जनसंख्या घनत्व में वृद्धि देखी गई कितना, 139 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में। ठीक है, 139 व्यक्ति की जो वृद्धि देखी गई है प्रति वर्ग किलोमीटर, 139 नोट करिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आगे देखेंगे सर्वाधिक जो होता है सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले जिले की बात करें जहां सबसे ज्यादा, तो गाजियाबाद प्रथम स्थान, फिर वाराणसी, फिर लखनऊ। नोट करिए, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले जिले गाजियाबाद, वाराणसी और लखनऊ। ठीक है, और सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाले जिले की बात करेंगे तो सबसे कम ललितपुर में, फिर सोनभद्र, फिर हमीरपुर। नोट करिए, ललितपुर, सोनभद्र और हमीरपुर। ठीक है, सबसे कम जनसंख्या घनत्व है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 323 में देख लें उत्तर प्रदेश के भौगोलिक स्थितियां। ठीक है, उत्तर प्रदेश के भौगोलिक स्थितियां देखेंगे हम। उत्तर प्रदेश के जो तक कुल क्षेत्रफल अर्थात उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ कितना है, 2,40,000 जो होता है 928 वर्ग किलोमीटर में। भारत के क्षेत्रफल का कितना, 7.33% है। भारत के जो क्षेत्रफल का 7.33% है। ठीक है, अक्षांश की बात करें 23°52' उत्तरी अक्षांश से 30° जो होता है 28 मिनट उत्तरी अक्षांश इसका विस्तार है। ठीक है, अगर हम देशांतर की बात करते हैं तो 77°3' पूर्वी देशांतर से 84°39' पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। ठीक है, पूर्व से पश्चिम तक जो होता है राज्य की लंबाई 650 किलोमीटर है। पूर्व से पश्चिम तक 650 किलोमीटर, उत्तर से दक्षिण तक राज्य की लंबाई 240 किलोमीटर है। ठीक है, राज्य की सीमाएं लगती हैं 9 राज्य से, 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से लगते हैं। राज्य की सीमाएं टोटल 9। ठीक है, सोनभद्र से अर्थात सोनभद्र में लगे राज्यों की संख्या 4 है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार। ठीक है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार सोनभद्र से लगे हुए राज्यों की संख्या है। ठीक है, 4 जिलों से लगता है। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में ऊर्जा संसाधन। क्वेश्चन नंबर 324, उत्तर प्रदेश में ऊर्जा संसाधन की बात करेंगे। ठीक है, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद का गठन 1959 में हुआ था। ठीक है, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद का गठन कब हुआ, 1959 में हुआ था। ठीक है, राज्यों में कुल विद्युत उत्पादन का क्रम कितना है, तो ताप विद्युत
जल विद्युत, परमाणु विद्युत और सौर विद्युत। नोट करिएंगे। अर्थात राज्यों में कुल विद्युत उत्पादन का क्रम क्या है? ताप विद्युत, जल विद्युत, परमाणु विद्युत और सौर विद्युत। ठीक है, ये कुल उत्पादन में। ठीक है, पहले जान लें, नोट करिए, क्रम दिएगा, आगे देखेंगे। नोट, अगला देखेंगे, उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग की स्थापना कब की गई? 1998 में। उत्तर प्रदेश से विद्युत नियामक की स्थापना कब की गई थी? 1998 में। ठीक है, प्रदेश में एनटीपीसी गैस आधारित ताप विद्युत परियोजनाएं कितनी हैं? एनटीपीसी गैस आधारित जो होता है, गैस आधारित जो होता है एनटीपीसी में, नोट करना, गैस आधारित बता रहे हैं। औरैया, आंवला और दादरी, तीन है। ठीक है, कितनी परियोजनाएं? तीन, औरैया, आंवला और दादरी। ठीक है, आगे देखेंगे, प्रदेश की सबसे पुरानी तापी विद्युत परियोजना कौन है? सबसे पुरानी तापी विद्युत परियोजना हरदुआगंज थर्मल पावर स्टेशन 1942 में। हरदुआगंज थर्मल पावर स्टेशन 1942 में। नोट करिए। प्रदेश में एकमात्र परमाणु विद्युत केंद्र स्थापना हुई है, कौन है? नरौरा बुलंदशहर 1991-92 में। ठीक है, प्रदेश में एकमात्र विद्युत जो होता है केंद्र की स्थापना कहाँ हुई थी? नरौरा अर्थात बुलंदशहर में 1991-92 में। नोट करिए। ठीक है, उत्तर प्रदेश के नवीन और नवीनीकरणीय ऊर्जा विकास का विकल्प कब हुआ? 1983 में। उत्तर प्रदेश में नवीन और नवीनीकरणीय ऊर्जा का विकास कब हुआ? 1983 में हुआ था। ठीक है, आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 325, अर्थात जनगणना। ठीक है, 2011 और उत्तर प्रदेश। चलेंगे, जनगणना 2011 और उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या कितनी है? तो आप देखेंगे 19 करोड़ दिखा रहा है, लेकिन इस समय 24 करोड़ होगा। ठीक है, 98,12,341। ठीक है, देश की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिनिधित्व करता है? 16.51%। 16.51% भागीदार है। ठीक है, राज्य में कुल पुरुषों की प्रतिशत कितना है? तो 52.29% पुरुष है। ठीक है, और महिलाओं की अगर पूछता है महिलाओं का प्रतिशत, तो 47.71%। ठीक है, राज्य में कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत देखेंगे तो 77.73% ग्रामीण है। नोट करेंगे, 77.73% क्या है? ग्रामीण जनसंख्या है। ठीक है, और शहरी जनसंख्या 22.27%। शहरी जनसंख्या 22.27%। ठीक है, और सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन है? प्रयागराज, मुरादाबाद, गाजियाबाद। जनसंख्या वाला जिला क्या है? प्रयागराज, मुरादाबाद और गाजियाबाद। सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन है? तो महोबा सबसे कम है, चित्रकूट और हमीरपुर। महोबा, चित्रकूट और हमीरपुर सबसे कम जनसंख्या वाले। ठीक है, तो ये पार्ट जो होता है 11th खत्म हुआ। अब देखिए, पार्ट 12 में पूरे कंप्लीट क्विक सीरीज हो जाएगी। एक पार्ट और इसका आएगा, फिर कंप्लीट पूरा क्विज सीरीज कंप्लीट हो जाएगा। फिर जो होता है अलग से हम कुछ में भाग के बारे में बात करेंगे। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स के बारे में बात करेंगे। भाग एक अलग देंगे आपको, आर्टिकल एक अलग दे देंगे आपको। ठीक है, उसका अलग जो होता है वीडियो आपको बनाएंगे। क्विक सीरीज का समाप्त हो जाएगा। ठीक है, क्विक सीरीज जो होता है ये 11th के बाद जो होता है 12 अर्थात 12 पार्ट में जो होता है 12 पार्ट हमने आपको क्विक सीरीज का दिया है। आपको उसी में से डायरेक्ट 50 से 60 क्वेश्चन हमने गारंटी दिया है। यहाँ से डायरेक्ट पूछे जाएंगे क्वेश्चन, आप उसे बार बार रिपीट करिए, पढ़िएगा। ठीक है, आप जो थे, ठीक है, तो देखिए भाई, आप सब्सक्राइब करिएगा चैनल पर अगर है, लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, जिससे कि अभी और भी हमारा उल्लास बने रहे। और हमारा डायरेक्ट ऑर्डर है कि 125 क्वेश्चन जो होता है आपको देना है। तो टेस्ट सीरीज आज शुरू फिर होगी। 3 टेस्ट सीरीज हमने करंट का डाल दिया है। ठीक है, चौथा टेस्ट सीरीज करंट का आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, चौथा टेस्ट रिवीजन टेस्ट सीरीज करंट अफेयर का आज चौथा पड़ेगा। तो यहाँ पर जो होता है, लेकिन अब डेली जो होता है 2-3 टेस्ट सीरीज डाली जाएंगी। 15,000 क्वेश्चन तभी हो पाएंगे। ठीक है, तो आज 24 दिन और बाकी है, तो टेस्ट सीरीज हम 20 दिन मान के चलेंगे। ठीक है, तो 20 दिन में टेस्ट सीरीज अगर हम एक एक 2 टेस्ट सीरीज डालेंगे तभी 40 टेस्ट सीरीज हो पाएगा। अगर आपने 40 टेस्ट सीरीज सोचिए, अगर आपने मार दिया तो बहुत हो गया। ठीक है, करंट अफेयर का टेस्ट सीरीज 3 हमने डाल दिया, चौथा डालेंगे। ठीक है, और हम टेलीग्राम पर आप जाकर के करंट अफेयर लगा सकते हैं। हमने क्यूज क्वेश्चन भेजा है, उस क्यूज क्वेश्चन को जो लगाइए, क्यूज क्वेश्चन देखिए कितना आपका करंट तैयार हो रहा है। टेलीग्राम पर ज्वाइन करिए, लिंक उसका नीचे दिया गया है। ठीक है, लिंक उसका नीचे दिया गया है।